हाय हेलो एवरीवन। सो नुवामा वेल्थ के बाद एक और हाई ग्रोथ कंपनी हमारे वॉच लिस्ट से ईएफसी लिमिटेड, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्वार्टर से इसको हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था एंड हमने वहां पे एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी भी डिस्कस करी थी स्टॉक के अंदर, बिकॉज वैल्यूएशन काफी सस्ता था। लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ का नंबर था प्लस पूरे FY 25 में जो गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट ने, वो बहुत बहुत लुक्रेटिव लग रहा था एंड स्टॉक में एक अच्छा हमने अपसाइड भी देखा है पिछले कुछ टाइम में। Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया कंपनी का। एंड अब ऑफ कोर्स कॉन कॉल से हमको समझना है कि आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट ने कैसा गाइडेंस दिया है। जो इनके दो तीन डिविजन्स हैं, एक नया सेगमेंट इन्होंने स्टार्ट किया है सितंबर मंथ के अंदर, उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा, उसमें कंपनी क्या रेवेन्यू टारगेट कर रही है आने वाले दो दो क्वार्टर्स के अंदर, एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है कंपनी का। सो ईएफसी का अगर हम शॉर्ट डिस्कशन करें तो कंपनी करती क्या है, कोवर्किंग मॉडल है इनका। इन्होंने बेसिकली अपने मॉडल को काफी रिवाइव किया है कोविड के बाद से। एंड उसके उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट के पास में दो ऑप्शंस थे, या तो कंपनी डेट ले सकती थी या फिर कंपनी कैपिटल रेज कर सकती थी, जिसमें ऑफ कोर्स आपका जो इक्विटी है वो डाइल्यूट हो जाता। तो कंपनी ने वहां पे कैपिटल रेज किया, इक्विटी डाइल्यूट किया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया। इन्होंने अपनी जो प्रेजेंस है उसको 8 से 9 सिटीज में किया। देन मतलब को वर्किंग के साथ में कंपनी ने एक और डिवीजन, अपना इंटीरियर डिजाइनिंग वाला जो डिवीजन है, उसमें भी काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया। बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले 10-12 साल से ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग वाला काम है इसमें हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा स्किल है। तो उसको लेवरेज करने के लिए कंपनी ने ये एक और सेगमेंट स्टार्ट किया जहां पे ये क्लाइंट्स को ये सारी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। एंड अगर आप देखो तो एक तरीके का क्रॉस सेल अपसेल का अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को। और अभी रिसेंटली कंपनी ने क्या किया, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले सेगमेंट के अंदर एंटर करा है। क्यों? बिकॉज चाहे इनका कोवर्किंग का बिजनेस है या फिर इनका जो इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, दोनों में आप देखोगे तो फर्नीचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कंपनी अभी तक उसको आउटसोर्स करती थी। जब आप आउटसोर्स करते हो तो आपका क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं है, कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है, टर्न अराउंड टाइम आपका ज्यादा लगता है, यानी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए कंपनी, एक तरीके से आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोल सकते हो इसको, तो कंपनी ने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर करा है। अभी सितंबर से एक्सपेक्टेड था उसका प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्वालिटी पे कंट्रोल आएगा, कॉस्ट एफिशिएंसी आएगा, एंड आप टाइमली अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। सो ये सारी चीजें कंपनी ने करी है। इसलिए जब आप वो नंबर देखोगे कि प्रोमोटर का स्टेक पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, तो उसके पीछे का रीजन ये है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे जज करते हैं कि प्रोमोटर का स्टेक कम तो उसका मतलब बिजनेस खराब, कैश फ्लो नेगेटिव तो मतलब बिजनेस खराब, डेट ज्यादा तो मतलब बिजनेस खराब। तो सिर्फ नंबर्स नहीं देखना है, वो स्टोरी पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, एंड उसके बाद बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस आया है उस पर फोकस होना चाहिए, तब जाके हमको पूरा पिक्चर समझ में आता है। सो ये सारा ईएफसी का पास्ट हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। कॉन कॉल में अब देखते हैं मैनेजमेंट आगे का कैसा आउटलुक शेयर कर रहा है। सो इस Q2 की अगर हम बात करें तो इनका जो को वर्किंग वाला बिजनेस है, 54% रेवेन्यू इनका इस वाले बिजनेस से आया। और जो इनका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, 46% रेवेन्यू कंपनी का इस वाले डिवीजन से आया है। जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का है वो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो उससे अभी आप कुछ खास कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर नहीं सकते ऑफ कोर्स। जो इनके कोवर्किंग की जो कंपनी है, कोवर्किंग का जो मेन मॉडल है इनका, उसमें इनके 3-4 ब्रांड्स हैं। ईएफसी के नाम से इनका खुद का ब्रांड है, देन स्प्रिंट करके एक ब्रांड है, और एक इनका बिग बॉक्स करके ब्रांड है। बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉक्स है, पुणे बेस्ड कंपनी है जिसको अभी रिसेंटली इन्होंने एक्वायर किया था। सो ये 3 ब्रांड्स हैं इनके कोवर्किंग बिजनेस के अंदर। देन जो इनका इंटीरियर डिजाइनिंग वाला बिजनेस है, उसमें कंपनी व्हाइट हिल्स इंडस्ट्री के इंटीरियर लिमिटेड के नाम से ऑपरेट करती है। और जो इन्होंने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है उसका नाम एक डिजाइन लिमिटेड करके है। अब अगर आप डेवलपमेंट्स की बात करो तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने 1,75,000 स्क्वायर फीट का कैपेसिटी ऐड करा है। 3600 टोटल न्यू सीट्स इन्होंने ऐड करे हैं, जिससे अगर आप टोटल सिटिंग कैपेसिटी देखो कंपनी की आज के टाइम पे, तो 50,000 से भी ज्यादा की सिटिंग कैपेसिटी है, सीट्स हो गए हैं कंपनी के पास टोटल। और ये जो न्यू कैपेसिटी इन्होंने ऐड करी है, ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर ही करी है, 4 एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर करी है। लास्ट कॉन कॉल में अगर आपको याद हो तो मैनेजमेंट ने बोला था कि अभी 2-3 साल तक हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जितना भी हम एक्सपेंशन करेंगे वो इन्हीं 8 सिटीज के अंदर करेंगे। और फर्दर हमारा किसी न्यू एरिया में जाने का अभी कोई प्लान नहीं है, बिकॉज जो ये मार्केट है को वर्किंग का, वो हमको इन्हीं टॉप इंडिया के टॉप 7-8 सिटीज में अभी स्ट्रांग दिख रहा है। तो इसके बाहर अभी 2-3 साल तक कोई प्लान नहीं है। देन जो इनका इंटीरियर डिजाइन वाला जो बिजनेस है, या डिजाइन एंड बिल्ड वाला भी आप इसको सेगमेंट बोल सकते हो, तो इसमें कंपनी के पास में 70 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक अभी पड़ा हुआ है।
इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 77 करोड़ का रेवेन्यू किया है अपने इंटीरियर डिजाइन वाले बिजनेस में, और 70 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास अभी ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q3 की भी जो रेवेन्यू, मतलब थर्ड क्वार्टर की भी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग लग रही है कंपनी की इस वाले सेगमेंट से भी। एक और बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है, टीसीएस जो इनका पहले भी क्लाइंट रह चुका है इस वाले बिजनेस के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग वाले बिजनेस के लिए, वापस से कंपनी को 18 करोड़ का ऑर्डर मिला है टीसीएस से। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अभी एक दो क्वार्टर पहले ही इन्होंने कोफोर्ज के लिए एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किया था, एंड अभी टीसीएस से वापस इनको प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है हमको कि बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। इनका जो ये इंटीरियर डिजाइन वाला सेगमेंट है, इसमें इनका इनका नाम बढ़ रहा है, इनका एक ब्रांड बन रहा है। सो इसमें काफी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस जो है उसका प्रोडक्शन इनका स्टार्ट हो गया, 20 सितंबर से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और कंपनी ने पहला ऑर्डर भी उसका कंप्लीट कर दिया इसी क्वार्टर के अंदर। एंड इनका कहना है कि उसका भी जो ऑर्डर का पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है, एंड आने वाले क्वार्टर्स में आप उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखोगे। देन कंपनी कह रही है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने ये जो भी सीट्स वगैरह ऐड करे हैं, इसका ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपेशन जो है, ऑक्यूपेंसी जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ता रहेगा। देन इनके बिजनेस में एक और चीज समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो Q1 में आप जनरली देखोगे ईएफसी का एक्सपेंसेस काफी ज्यादा रहता है, मतलब इनका जो खर्चा है वो Q1 के अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि Q1 में ये काफी ज्यादा एडिशन करती है, काफी ज्यादा न्यू सीट्स ऐड करते हैं, न्यू प्रॉपर्टीज को लाते हैं, तो उसका फिटिंग करना है आपको, फर्नीचर डेवलप करना है, पूरा डिजाइन करना है। सो इन सारे में आपका एक्सपेंसेस लगता है। तो Q1 में कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा रहता है, Q2 में वो एक्सपेंसेस कम हो करके थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है, बिकॉज जो आपने Q1 में सीट्स ऐड करे हैं, Q2 में आपके क्लाइंट्स आने ऐड हो जाते हैं उसके अंदर, तो आपका ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ना शुरू होता है। देन Q3 में और इंप्रूवमेंट होता है, Q4 में आपका और इंप्रूवमेंट होता है। सो ये इनका पूरा प्रोग्रेस चलता है इनके बिजनेस का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब इसको आप सीजनैलिटी नहीं बोल सकते। सीजनैलिटी क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज सीजनैलिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे वरुण बेवरेजेस है, वरुण बेवरेजेस क्या करता है, पेप्सी बेचता है, तो उसकी जो सबसे ज्यादा सेल्स है वो Q1 के अंदर होती है। Q1 उसका सबसे बेस्ट क्वार्टर है, बिकॉज प्रोडक्ट की डिमांड ही उसी क्वार्टर के अंदर है। देन उनका Q3 और जो Q2 है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, Q2 Q3 थोड़ा सा वीक रहता है, Q4 भी थोड़ा सा वीक रहता है कंपनी का। सेम आप आदित्य विजन का भी देखोगे, जो एसी रिटेलर है मेनली, उसका भी जो सबसे बेस्ट क्वार्टर है वो कौन सा रहता है, Q1 का रहता है, बिकॉज प्रोडक्ट की डिमांड उस क्वार्टर में अच्छी है। तो वहां पे डिमांड वाइज चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि इनकी बिजनेस की डिमांड नहीं होती Q1 में, मतलब क्लाइंट जो है इनके या जो टीनेंट्स हैं इनके, वो तो फर्स्ट क्वार्टर में भी आते हैं, इनका रेंटल इनकम फर्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा आता है, लेकिन इनका एक्सपेंसेस Q1 में बढ़ जाता है, बिकॉज ये ज्यादातर जो सीट्स ऐड करते हैं वो Q1 के अंदर करते हैं। तो इनको सीजनैलिटी नहीं बोल सकते इनके बिजनेस की, एक तरीके से आप डेवलपमेंट बोल सकते हो कि ऐसा डेवलपमेंट चलता है इनका एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो इसीलिए जब आप इनका क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर कंपेयर करोगे तो ये चीज समझना जरूरी है कि वाई अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगा हमको बिजनेस मॉडल के ऊपर। देन कंपनी का कहना है कि रिसीवेबल्स किस तरीके का रहता है इनके इनके अलग अलग वर्टिकल्स में। तो जो इनका रेंटल वाला बिजनेस है, जो कोवर्किंग वाला बिजनेस है, उसमें रिसीवेबल 15 to 30 डेज के बीच में रहते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ क्लाइंट जो हैं वो मंथ के एंड में आते हैं या मंथ के मिडल में आते हैं, तो जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस होते होते 15-30 डेज का टाइम उसमें लग जाता है। तो ऑन एन एवरेज सबसे शॉर्ट जो रिसीवेबल टाइम है कंपनी का वो इनके कोवर्किंग वाले बिजनेस के अंदर है, 15 to 30 डेज। देन इनका जो इंटीरियर डिजाइन वाला बिजनेस है, इसमें कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में भी बताया था कि एक प्रोजेक्ट मिलने से लेकर के जब तक ये उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं उसमें ऑन एन एवरेज कंपनी को 180 डेज का टाइम लगता है, मतलब मैक्सिमम 180 डेज का टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस तरीके का है, ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो टाइम ज्यादा लगेगा, शॉर्ट प्रोजेक्ट में ऑफकोर्स वो जल्दी हो जाएगा। सो 180 डेज तक का मैक्सिमम उसमें टाइम लगता है। अब इसमें रिसीवेबल कैसा होता है, तो जैसे जिस डेट को इनको प्रोजेक्ट मिल गया, जिस डेट को प्रोजेक्ट असाइन हो गया, अब कंपनी का अगला फेज क्या होता है, डिजाइनिंग का, मतलब पूरा डिजाइन करती है कंपनी की किस तरीके का उसका इंटीरियर रहेगा। क्लाइंट देन उस डिजाइन को अप्रूव करता है और उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन वाला फेज स्टार्ट होता है। सो कंपनी कह रही है कि ये सारा चीज कंप्लीट होने में, जब तक हम एग्जीक्यूशन फेज में आते हैं तब तक बीच बीच में कुछ बिल्स हमारे क्लियर होते हैं क्लाइंट की तरफ से, लेकिन जो बैलेंस पेमेंट होता है वो ऑफकोर्स जब हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं तब हमको मिलता है। तो एवरेज जो रिसीवेबल है इस बिजनेस में वो 90 डेज के आसपास रहता है। डिपेंड करता है किसी किसी केस में कि ये 180 डेज तक भी जाता है। सो इस तरीके का रिसीवेबल डेज रहता है कंपनी का इंटीरियर डिजाइन वाले बिजनेस में।
अब अगर आप इस कंपनी का FY24 का रिसीवेबल नंबर देखोगे तो FY24 में मतलब मार्च FY24 में इनका जो रिसीवेबल था वो 120 करोड़ के आसपास था, बहुत ज्यादा रिसीवेबल था। उसका रीजन क्या है, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा ये जो बिजनेस है इंटीरियर डिजाइनिंग का, पिछले 2 ढाई 3 साल से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। एंड बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस है कि जब आप नए हो किसी बिजनेस में तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, अपना अपना एक काम बनाना पड़ता है, एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। तो उस टाइम पे कंपनी ने क्या किया कि छोटे छोटे क्लाइंट्स के साथ में ये काम करते थे, छोटे ऑर्डर्स पे भी काम करते थे, जैसे 5,000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट का भी ऑर्डर होता था तो भी कंपनी काम करती थी। और वो जो इनके क्लाइंट्स थे वो मेनली अनऑर्गेनाइज क्लाइंट्स थे, और अनऑर्गेनाइज क्लाइंट्स का उनका खुद का वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम रहता था, उनका खुद का रिसीवेबल का प्रॉब्लम रहता था, तो इनको भी जो पेमेंट है उसमें डिले होता था। सो कंपनी मैनेजमेंट कहने की क्या कोशिश कर रही है कि इनिशियल स्टेज था हमारे बिजनेस डेवलपमेंट का, तो हमको उन सेट ऑफ क्लाइंट के साथ में डील करना पड़ा, बिकॉज अगर हमारा वर्क ही नहीं होगा, अगर हमारा एक पोर्टफोलियो नहीं होगा, एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हम बड़े क्लाइंट्स को जैसे TCS को, कोफोर्ज को, होबार्ट को, ये बड़े बड़े क्लाइंट्स को हम कैसे अप्रोच करेंगे। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, जैसे जॉब में भी आप देखो, तो अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में जाना है, आप क्या करते हो, एक छोटी छोटी कंपनी से स्टार्ट करते हो, एक अपना क्रेडिबिलिटी बनाते हो मार्केट के अंदर, देन आपका करियर प्रोग्रेस करता है। सो सेम लॉजिक बिजनेस के साथ में भी अप्लाई होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम नंबर्स को ज्यादा देखते हैं, हम ये सारी स्टोरी नहीं देखते, हमको सिर्फ नंबर देखना है कि रिसीवेबल ज्यादा है तो मतलब प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर। यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जब हम स्मॉल माइक्रो कैप बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क हम कौन सा यूज करते हैं, लार्ज कैप बिजनेसेस वाला। तो वो बड़ी कंपनी बन चुकी है, यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस किस फेज में चल रहा है। हर एक बिजनेस की एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे एक एक प्रायोरिटी होती है, तो इन बिजनेसेस की प्रायोरिटी अभी क्या है कि क्लाइंट बनाना है, मार्केट बनाना है, ग्रोथ लाना है, उसके बाद आपकी ये सारी चीजें ठीक हो सकती है, कल को जाके फ्री कैश फ्लो भी आएगा आपका। लेकिन आज अगर बिजनेस आपने नहीं बनाया, धंधे को बिल्ड नहीं करा, तो आपका बिजनेस जो है वो बड़े लेवल पे स्केल अप ही नहीं होगा। सो वही कंपनी कह रही है कि इसीलिए हमारा जो लास्ट ईयर जो रिसीवेबल था वो इस रीजन की वजह से था। आज हम मार्केट में इस पोजीशन में हैं कि हम बड़े बड़े क्लाइंटों से डील कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, इसीलिए आप देख रहे हो कि सितंबर क्वार्टर में इनका रिसीवेबल कम होकर के 62 करोड़ पे आ गया है। सो मार्च में था ये 120 करोड़, सितंबर में आ गया 62 करोड़, और मैनेजमेंट कह रहा है कि यहां से आगे ये और अच्छा होता जाएगा, आगे चल के चीजें और इंप्रूव होगी इस बिजनेस में। लास्टली रिसीवेबल पे जो इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, उस पे कंपनी कह रही है कि अभी थोड़ा सा जल्दी होगा ये बताना कि इसमें रिसीवेबल कैसा रहेगा, लेकिन जो हमारा इनिशियल डिस्कशन रहा है हमारे क्लाइंट के साथ में, तो इस बिजनेस में भी हम 60 से 90 डेज का एवरेज रिसीवेबल डेज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा रिसीवेबल वाला पार्ट था। देन लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था कि ये रीट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। सो रीट का मेन पर्पस क्या है, EFC का, रीट से कंपनी क्या करेगी, जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है उनका एक तरीके से जो एक्विजिशन आप बोल सकते हो या ओनरशिप आप बोल सकते हो, वो EFC के पास में आ जाएगा। अब रीट जो ये रजिस्टर कर रहे हैं उसमें जितने भी एसेट्स हैं, जो नए एसेट्स आएंगे वो इनके रीट के पास में जाएंगे, मतलब EFC का डायरेक्टली उनसे कोई लिंक नहीं होगा, लेकिन ऑफकोर्स वो रीट जो है वो लीज करेगा EFC को, और EFC उस एसेट को मैनेज करेगा। तो EFC का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ग्रो होता जाएगा। प्लस क्योंकि ये SM रीट लेकर के आ रहे हैं, SM रीट आपका क्या होता है, स्मॉल मीडियम रीट होता है। सो इसमें सेबी का कुछ क्लॉज है, जैसे एक क्लॉज है कि 96% जो आपके एसेट्स होंगे इस रीट के अंदर वो ऑपरेशनलाइज एसेट्स होंगे, यानी कि उन एसेट्स में ऑलरेडी कोई टीनेंट होगा, आपका फिटिंग आउट सब कुछ हो चुका होगा, रेंट उसमें से आ रहा होगा। सो 96% जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो वैसे एसेट्स में होगा। प्लस इसके अलावा एक और क्लॉज होता है सेबी का कि 5% जो पूरे रीट का जो 5% है वो आपको जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इनका खुद का भी इन्वेस्टमेंट रहेगा 5% के आसपास। एंड नेटवर्थ को लेकर भी आई थिंक एक क्लॉज है कि 20-22 करोड़ का नेटवर्थ भी होना चाहिए। सो ये पूरा स्ट्रक्चर है रीट का। अब इसमें इनको डिविडेंड भी मिलेगा, लेकिन वो डिविडेंड उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जिस प्रोपोर्शन में इनका इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे कंपनी 5% के आसपास इन्वेस्टमेंट करेगी इस रीट के अंदर, तो डिविडेंड भी इनको उसी प्रोपोर्शन में आएगा। मेन अगर आप पर्पस समझो इस रीट का, तो पर्पस यही है कि इनका जो प्रॉपर्टी है, अभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी आपने एक लैंडलॉर्ड से ली है, और लैंडलॉर्ड के साथ में कल को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है उस लैंडलॉर्ड को खुद को उस प्रॉपर्टी को चाहिए, या फिर वो लैंडलॉर्ड कल को खुद इस बिजनेस में आना चाहता है कोवर्किंग वाले में, तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है। उसको मैनेज करने के लिए ये जो रीट वाला स्ट्रक्चर है वो कंपनी को हेल्प करेगा, और आप और अच्छे से लॉन्ग टर्म बेसिस पे, सस्टेनेबल बेसिस पे उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो।
एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस रीट वाले स्ट्रक्चर में, क्योंकि जैसे हमने वो क्लॉज डिस्कस किया कि 96% जो आपके एसेट्स होंगे वो वर्किंग एसेट होंगे, मतलब ऑलरेडी उसमें कोई टीनेंट होगा, आपको रेंट आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है और जो इंटीरियर डिजाइनिंग वाला बिजनेस है वो डायरेक्टली लिंक नहीं होगा इस रीट से, क्योंकि आप वही एसेट लोगे जिनमें इंटीरियर डिजाइनिंग हो चुका है, जिनमें फर्नीचर वगैरह लग चुका है। लेकिन आगे चल के जो एसेट है, वो जो ऑफिस है, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग में रिपेयरिंग तो करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, मतलब जो एसी लगा है एसी को रिपेयर करना है, आपका कोई डिजाइनिंग है उसको वापस से रिक्रिएट करना है, फर्नीचर आपको वापस से रिप्लेस करना है पुराने फर्नीचर को। तो इन अ वे, इनडायरेक्ट वे में ये जो दोनों बिजनेसेस हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे इनके इस रीट वाले स्ट्रक्चर के अंदर। सो ये पूरा इनका रीट का स्ट्रक्चर है। देन अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा प्लेयर है ऑफिस AWFIS, सो वो मैनेज्ड एग्रीगेटर मॉडल को फॉलो करता है। मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है, आधा जो रिस्क होता है वो आपका जो लैंडलॉर्ड है वो भी लेता है, उसका भी आधा कैपेक्स होता है, और उसके रिटर्न में आप उनको रेवेन्यू शेयरिंग देते हो। EFC की मैनेजमेंट कह रही है कि हम इस मॉडल को फॉलो नहीं करते। एक तो इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग जो है वो स्ट्रेट लीड मॉडल फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं या तो खुद को प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, उस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। इस वाले मॉडल में मैनेजमेंट कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस का, मतलब लैंडलॉर्ड का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। सो अगर आपकी ट्यूनिंग सही नहीं बैठी लैंडलॉर्ड के साथ में तो आपको बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम आएगा। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कल को कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब लैंडलॉर्ड में भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि दूसरे सेक्टर को की कंपनीज को वो ज्यादा प्रायोरिटी दे, आपका प्रेफरेंस कुछ अलग हो सकता है, सो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इन सारी चीजों की वजह से मैनेजमेंट कह रहा है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो लैंडलॉर्ड के फेवर में थोड़ा सा ज्यादा होता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम जो इसको मैनेज कर रहे हैं एफर्ट तो बहुत डाल रहे हैं, लेकिन उसके रिटर्न में हमको एक यील्ड अच्छा नहीं मिल रहा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। तो इस रीजन की वजह से हम वो वाला मॉडल फॉलो नहीं करते हैं। प्लस मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर हमको हमारे मॉडल पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमको मार्केट की समझ नहीं होती, हमको माइक्रो मार्केट की समझ नहीं होती, माइक्रो मार्केट की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है को वर्किंग वाले मॉडल के अंदर। बिकॉज अगर आप देखो तो माइक्रो मार्केट का मतलब क्या हुआ कि एक सिटी में एक स्टेट में एक सिटी में आपने डिसाइड किया कि आपको एक ऑफिस लेना है रेंट के ऊपर, लेकिन माइक्रो मार्केट की अगर आपको समझ है तो आप वहां पे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में किन सेक्टर की कंपनीज को मैं प्रेफर कर सकता हूं, किनको मुझे टीनेंट बनाना चाहिए, और जिनको आज मैं टीनेंट बना रहा हूं क्या वो अगले 3-5 साल तक उनका बिजनेस इस लेवल पे चलेगा कि वो मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे इस मॉडल के अंदर, इस ऑफिस के अंदर। सो ये सारी चीजें देखनी होती है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इसकी समझ हमको बहुत अच्छी है। अगर हमको ये सारी समझ नहीं होती तब हम रेवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल पे जाते, बिकॉज मे बी तब उस केस में हमारे लिए वो प्रेफरेबल होता, हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता। बट हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है इन सारी चीजों का, तो हम उसको अननेसेसरी मैनेज एग्रीगेटर मॉडल के साथ में मर्ज नहीं करना चाहते। सो ये इनका ओवरऑल व्यू है। देन कंपनी कह रही है कि वही 10 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है, इनके पास सेल्स की मार्केटिंग की टीम है, और इनका कहना है कि हमारी इतनी अच्छी एफिशिएंसी है कि हमको स्ट्रांग बिलीव है कि हम वही कैपेसिटी ऐड करते हैं, मतलब इतने ही नंबर ऑफ सीट ऐड करते हैं जितने पे हमको पता है कि हम 90% की ऑक्यूपेंसी मेंटेन कर लेंगे। तो इनका एवरेज जो ऑक्यूपेंसी है वो 90% के आसपास रहता ही है। सो कंपनी कह रही है कि ये दिखाता है कि हमको किस तरीके का कॉन्फिडेंस है हमारी एफिशिएंसी के ऊपर, हमारे स्किल के ऊपर, इसीलिए हम उस मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। और इनका 65 से 70% जो रेवेन्यू है वो बड़े क्लाइंटों से आता है, लार्ज क्लाइंट से आता है, और जो बड़े क्लाइंट होते हैं वो लॉन्ग टेन्योर के लिए होते हैं। तो लॉन्ग टेन्योर के लिए अगर कोई क्लाइंट है आपके पास तो उसमें एक रिस्क क्या आ जाता है कि इन केस कल को लैंडलॉर्ड बोल दे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब आप स्विच कर लीजिए, सो वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है। तो उसको कंपनी कैसे मैनेज करती है कि जो इनका लैंडलॉर्ड है उससे ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसमें 3 से 4 साल का लॉक इन रहता है। सो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके चलती है कंपनी। देन इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे इनका बैलेंस शीट तो लगभग 250 करोड़ के आसपास का एक डेट आया है, बोरोइंग आया है कंपनी के ऊपर। तो वो क्यों आया है, बिकॉज लास्ट कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर करा है, तो उसका वो एक प्रॉपर्टी को इन्होंने एक्वायर करा है, तो उसका वो कॉस्ट है। अब इन्होंने ये स्ट्रेटेजी लास्ट कॉन कॉल में भी शेयर करी थी। ईएफसी बेसिकली क्या करता है, ये जब भी कोई एक नई प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं मे बी रेंट के लिए, तो वहां पे ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर इस प्रॉपर्टी को हम रेंट के लिए लेंगे और हमारा जो मंथली रेंट है उसको ये कंपेयर करते हैं, अगर उसको हम एक्वायर कर ले, उस प्रॉपर्टी को खरीद ले, तो हमारा जो मंथली ईएमआई होगा, तो ये जो रेंट वाला पार्ट है और ये जो ईएमआई वाला पार्ट है, अगर इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है,
तो कंपनी ईएमआई वाले पार्ट को चूज करती है, यानी कि कंपनी उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। इसके पीछे का रैशनल ये है कि अगर हम रेंट के लिए जाएंगे तो हम बहुत लंबे टाइम तक रेंट देते जाएंगे पर हमारा कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर उसका ईएमआई और रेंट में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है और हमने ईएमआई को चूज किया तो कुछ टाइम के बाद हमारे बैलेंस शीट में एक एसेट भी आ जाएगा, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि कल को चल के सपोज कोविड जैसा कोई सिनेरियो होता है कि सेक्टर में बिल्कुल ही डिमांड खत्म हो जाती है, तब भी हम बेटर पोजीशन में होंगे अपने बिजनेस को सस्टेन करने में। वैसा कोई बहुत खराब सिचुएशन नहीं होगा हमारा। तो ये स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो करती है। देन डिमांड वाइज अगर हम देखें तो कंपनी कह रही है कि ऑर्डर बुक जो है वो बहुत स्ट्रांग है हमारा, चाहे वो इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस हो या फर्नीचर का बिजनेस हो, और प्लस जो इनका ये को वर्किंग वाला बिजनेस है उसमें भी कंपनी का टारगेट है कि 70,000 सीट ये टोटल ऐड कर देंगे बाय द एंड ऑफ FY25। अभी 50,000 सीट ऑलरेडी हो चुका है। सो कंपनी कह रही है कि पूरा कॉन्फिडेंस है हमको कि इस गाइडेंस को हम अचीव कर लेंगे। दूसरा जो इंटीरियर डिजाइन वाला बिजनेस है उसमें इन्होंने गाइडेंस दिया था कि टॉप लाइन को ये डबल करेंगे, तो उस गाइडेंस पे भी कंपनी मेंटेन है कि वो चीज भी हम कर लेंगे। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ है एंड इनका कहना है कि उसका भी ऑर्डर का पाइपलाइन अच्छा है और हमको कॉन्फिडेंट है कि उसकी भी ग्रोथ नंबर अच्छी रहेगी। देन कंपनी का कहना है कि ये जो 70,000 सीट तक पहुंचने का जो हमने गाइडेंस दिया है इस पे हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ऑलरेडी हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देख रखी है और रिजर्व भी कर ली है कुछ को हमने, जहां से हमारा जो अगला 15 से 20,000 सीट्स हमको और ऐड करना है मार्च तक में वो हो जाएगा। प्लस इनका अगर आप एवरेज रेंट देखोगे पर सीट के बेसिस पे तो 6250 रुपीज का एवरेज रेंट है कंपनी का। एंड मैनेजमेंट बोल रही है कि जो हम नई सीट्स ऐड करते जा रहे हैं उसमें रेंट एक्चुअली 6500 रुपीज से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं हम हमारे क्लाइंट्स को। जो पुराने सीट पे नए क्लाइंट आ रहे हैं उनको उतना ही रेंट लग रहा है 6250 रुपीज, लेकिन जो नए सीट्स हम ऐड कर रहे हैं उन पे जो हम रेंट चार्ज कर रहे हैं वो 6500 या 6500 से भी ज्यादा रुपीज का चार्ज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि मतलब इंक्रीमेंटल जब ये 15 से 20,000 सीट्स और आ जाएंगे हमारे बिजनेस हमारे इस ऑपरेशन के अंदर, तो आप देखोगे कि हमारा वैल्यू ग्रोथ भी आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ तो आएगा ही, 50,000 से 70,000 पे आप जाओगे, लेकिन साथ में वैल्यू ग्रोथ भी आएगा बिकॉज आपका जो रेंट का कॉस्ट है पर सीट का वो भी आपका बढ़ेगा। सो ये भी एक एडवांटेज है कंपनी को। देन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस पे कंपनी कह रही है कि मतलब फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने 20th को उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और 10-12 दिन में उस ऑर्डर को कंप्लीट किया, तो एक तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्लस फुल ईयर बेसिस पे जो इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में गाइडेंस दिया था उसको रीट्रेट किया है। कंपनी कह रही है कि 60 से 75 करोड़ का रेवेन्यू हम टारगेट कर रहे हैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस से। तो इनका बेसिकली कहना यह है कि इस साल के एंड तक हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग 15% के आसपास कंट्रीब्यूट करेगा हमारे टोटल रेवेन्यू में। और उसके बाद आगे आने वाले सालों में हमारा प्लान यही है कि ये जो तीनों डिवीजन है हमारे कोवर्किंग का, इंटीरियर डिजाइनिंग का और आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का, ये तीनों 33% के आसपास कंट्रीब्यूट करेंगे अगले आने वाले सालों के अंदर। सो तीनों में काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। देन सीट्स वगैरह ऐड करने का वही हमने डिस्कस कर लिया। इनका कहना है कि ये जो 15 से 20,000 जो हम नई सीट ऐड करेंगे इसमें ऑक्यूपेंसी आने में टाइम लगेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज आपने सीट ऐड करा और अगले ही महीने क्लाइंट आ गए सारे के सारे। ऑक्यूपेंसी बढ़ने में टाइम लगेगा, तो 40% के आसपास ऑक्यूपेंसी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि FY25 के एंड तक ही आ जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास आ जाएगा। देन रेवेन्यू का ग्रोथ कंपनी ने लास्ट कॉन कॉल में और FY25 के स्टार्टिंग में भी बोला था कि अपने टॉप लाइन को डबल करने का प्लान है EFC लिमिटेड का। मैनेजमेंट कह रहा है कि उस गाइडेंस को हम मेंटेन रख रहे हैं, हमको कॉन्फिडेंस है कि उस गाइडेंस को हम अचीव कर लेंगे। जो इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और जो इनका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है उसमें कंपनी कह रही है कि चीजें 100% हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ ऑर्डर आते हैं। अब एग्जीक्यूशन उसका हमारे पास रहता है, ऑफकोर्स वो चीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कंपनी कह रही है कि अभी तक तो हम कॉन्फिडेंस है कि वो ग्रोथ हम अचीव कर लेंगे, जो हमने गाइडेंस दिया था उसको हम अचीव कर लेंगे, मतलब टॉप लाइन डबल करने का एक्चुअली कंपनी गाइडेंस दे रही है। पैट मार्जिन कंपनी कह रहा है कि 15 से 16% के आसपास का हमारा पैट मार्जिन रहेगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी लगभग इतना ही था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में आप अभी तक देखोगे तो कंपनी का पैट मार्जिन अराउंड 19% के आसपास था। इसका मतलब सेकेंड हाफ में इनका पैट मार्जिन थोड़ा सा कम होगा। मे बी उसका एक रीजन ये हो सकता है कि फर्नीचर पे जो इन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करा है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस पे, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन फुल ईयर बेसिस पे अगर आप देखो तो सेम ही रहेगा, जो लास्ट ईयर था उतना ही पैट मार्जिन कंपनी का, गाइडेंस कंपनी का उतना ही है। देन ये जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है इसमें इनका 76% का स्टेक है।
तो बाकी 24% किसका है? सो एक्चुअली ये जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इसको कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रन कर रहे थे। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था उनका और वो इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को रन कर रहे थे। कंपनी कह रही कि काफी अच्छे तरीके से वो इसको चला रहे थे ऑलरेडी, एंड वहां पे हमारा इंटरेस्ट बना। हमने अपने बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर्स वहां से ऑर्डर करे और हमने देखा कि ये जो कंपनी है ये काफी अच्छा मार्जिन जनरेट कर पा रही है, प्लस टाइमली हमको डिलीवर भी कर पा रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब किया और 76% का स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक हमने अभी एक्वायर कर लिया है। बाकी का जो 24% का स्टेक है वो अभी भी उनके पास है, लेकिन मेनली तो कंट्रोल अब ईएफसी कर रहा है उसको, और इन्होंने जो उसकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी उसको भी बढ़ा करके 3 एकड़ लैंड के आसपास कर दिया है। सो ये पूरा इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का है। देन कोवर्किंग वाले बिजनेस में मैनेजमेंट कह रहा है कि कंपटीशन तो बड़ा है। पिछले कुछ टाइम में आप देख रहे हो कि मार्केट में काफी सारे नए प्लेयर्स भी आ गए हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको अपना एक नीश क्रिएट करना होता है, बिकॉज हर एक टाइम के बाद जब किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ आती है तो नए प्लेयर्स आते रहते हैं। कंपनी का कहना है कि हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हमको यही लगता है कि रीजनल प्लेयर्स जो हैं उनका नंबर तो बढ़ गया लेकिन उनके पास एफिशिएंसी नहीं है। हमारे पास वो एफिशिएंसी है। कंपनी का कहना है कि हमारे जो एमडी साहब हैं उनको इंडस्ट्री का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड उनका ये विजन है कि रियल एस्टेट एज अ सर्विस, एज अ सॉल्यूशन हमको हमारे क्लाइंट के लिए प्रोवाइड करना है। एक बड़ा कैचमेंट एरिया लेना है और एक इंटीग्रेटेड मॉडल बिल्ड करना है ओवरऑल। सो कंपनी कह रही है कि ये हमको लगता है कि ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब हम कोवर्किंग भी करते हैं, हम इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हैं, प्लस हम फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। सो इंडस्ट्री में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस तरीके के सर्विसेज ऑफर कर पाते हैं। तो हमको लगता है कि ये हमारे कंपटीशन से हमको थोड़ा सा अलग प्लेस करता है, एंड इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि ओवरऑल हमारा ग्रोथ का जर्नी कंटिन्यू रहेगा और ऐसा कुछ खास कंपटीशन इंटेंसिटी हमको देखने को भी अभी तक नहीं मिला है हमारे बिजनेस में। देन लास्टली अगर हम बात करें तो ईएफसी लिमिटेड मेजरली जो ये प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं रेंट वगैरह के लिए, तो ये वो जो प्रॉपर्टीज होती है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। कंपनी का कहना है कि उससे हमको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है। रीजन उसका ये है कि इन्होंने पिछले 10-12 साल में इन्हीं सारे 7-8 सिटीज के अंदर इनकी प्रेजेंस है। सो उनका कहना है कि हमको बहुत अच्छी पकड़ है उन मार्केट्स की, उन माइक्रो मार्केट्स की। हमको अच्छे से अंदाजा है कि वहां पे जो लोकल ब्रोकर्स का नेटवर्क है उसके साथ में कैसे टाई अप करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड कैसे करना है, और ये सारी चीजें करके हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो ऑक्यूपेंसी का लेवल है वो 90% के आसपास मेंटेन रहे। एंड ये हमको एडवांटेज देता है, इसीलिए हम जो प्रॉपर्टी का साइज है जो ऑफिस के लिए लेते हैं ये वो बड़े साइज के लेते हैं, बिकॉज उसमें एक तो हम जो हमारा लैंड ऑनर है, लैंडलॉर्ड है, उसके साथ अच्छे से नेगोशिएशन कर सकते हैं। प्लस जो टीनेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, हमारे जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके साथ भी हमारा नेगोशिएशन अच्छा होता है, बेटर प्राइसिंग हो जाती है, बिकॉज हम उनको इतने बड़े प्राइसेस में शेयरिंग बेसिस पे बहुत सारे फीचर्स, न्यू फीचर्स ऐड करके दे सकते हैं। तो दोनों जगह हमारा प्राइसिंग बेटर हो जाता है और ये हमको एडवांटेज देता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है बिजनेस में। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो बड़े साइज की प्रॉपर्टीज है उनको ज्यादातर एक्वायर करा जाए। सो ये पूरा कॉनकॉल वाला पार्ट था ईएफसी लिमिटेड का। बिजनेस तो हमने देखा ही बहुत अच्छा कर रहा है, ग्रोथ आया Q2 में काफी अच्छा। मैनेजमेंट ने एक तरीके से अपने गाइडेंस को मेंटेन करा है। ऑल दो आप देख सकते हो कि चांस थोड़ा कम लगता है कि कंपनी टॉप लाइन को डबल करे, बिकॉज फर्स्ट हाफ में इनका 70% देन 81% के आसपास का ग्रोथ आया है। सो मतलब ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन गाइडेंस पूरा ये अचीव कर रहे हैं 100% के आसपास, उसका पॉसिबिलिटी कम लगता है। स्टिल अगर आप देखोगे तो बॉटम लाइन में तो कंपनी को बहुत सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो वहां से अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे तो अराउंड 24-25 के आसपास आता है, तो डील बहुत ल्यूक्रेटिव लगती है। रीरेटिंग कंटिन्यू रहेगा स्टॉक का, बिकॉज बिजनेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हमको बस ट्रैक करना है, आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है। गाइडेंस बहुत स्ट्रांग दिया है कंपनी ने। आप अगर डील का पाइपलाइन देखो तो 70 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है कंपनी का अभी भी इंटीरियर डिजाइनिंग वाले बिजनेस में। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में कंपनी ने गाइडेंस को मेंटेन करा है कि 60 से 75 करोड़ का रेवेन्यू उसका आ जाएगा, और कोवर्किंग का तो हम देख ही रहे हैं कि 50,000 से 70,000 की सीटिंग कैपेसिटी पे जाने का प्लान है इनका। सो एक अच्छे डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है, बस हमको ट्रैक करना है। अपॉर्चुनिटी बहुत सॉलिड है। बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है आपका कंपनी का, एंड आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।